एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, वो भी एडवांस्ड। ठीक है, ये आपके आईटी के सिलेबस में आ रहा है। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि इसमें हमें स्टेप्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि स्टेप्स जो है वो आपके प्रैक्टिकल में आते हैं ना, कि जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखते हो तो उसमें आपको स्टेप्स मेमोराइज होने चाहिए, वो मेन बात है। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे डाटा कंसोलिडेशन क्या होता है, एक डेफिनेशन के लेवल तक, वो सिर्फ हमें चीज़ याद करनी है। यानी कि थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट आप खुद लैबोरेटरीज में जाके करते हो, है ना। और मोस्टली अगर आप पुराने वाले पेपर्स या फिर सैम्पल पेपर्स भी देखोगे तो उसमें भी आपको स्टेप्स वाले क्वेश्चन बहुत पूछे नहीं जा रहे हैं, फिर रेयरली पूछे जा रहे हैं। बट फिर भी हम जो है वो स्टेप्स ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दे आर जस्ट फॉर प्रैक्टिकल बेसिस। थ्योरेटिकल बेसिस पे हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पिछले सालों तक तो वो इंटरमीडिएट आता था, जिसमें आप अपनी स्प्रेडशीट के बारे में सीखते थे और बेसिक फंक्शंस के बारे में सीखते थे। लेकिन अब एडवांस हमें सीखना है थ्योरेटिकल बेसिस में, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन और सेशन 1। इसके अंदर 4 सेशन है। तो सेशन 1 है हमारा एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। एनालाइज करना, वो भी डाटा को, यानी कि डाटा को पहले समझना, उसको परखना, ऑब्जर्व करना। और कैसे हम कर सकते हैं, सिनेरियोज की वजह से। सिनेरियो एक फंक्शन है। और गोल सीक। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई स्प्रेडशीट होती क्या है। एक ऐसा आपने सॉफ्टवेयर देखा होगा जिसमें ऐसे मैथ्स की कॉपी बनी रहती है ना। उस मैथ्स की कॉपी में आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, टेबल की फॉर्म में होती है, तो वही होती है स्प्रेडशीट। अब उसके एडवांस लेवल पे कौन कौन से फंक्शन है वो हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक टर्म आती है हमारे पास, डाटा कंसोलिडेशन। क्या होता है, डाटा को कंसोलिडेट करना, यानी कि टू अलाउज यू टू गैदर टुगेदर योर डाटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट। क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है ना, वो अलग अलग स्प्रेडशीट्स में होता है या फिर शीट्स में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्प्रेडशीट के नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ऐसे ऐसे अपने अलग अलग वर्कशीट्स में काम किया होता है ना। शीट 1 में अलग काम कर रखा है, 2 में अलग, 3 में अलग, 4 में अलग। अब आपकी मैम कहती हैं, फिर आपको किसी कारणवश ऐसा होता है कि आपने एक शीट 5 बना ली और आप चाहते हो कि शीट 1, 2, 3, 4 का जितना भी डाटा है वो आ जाए सारा का सारा शीट 5 में। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। आपको दोबारा दोबारा टाइप करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, सारी शीट्स का डाटा एक वर्कशीट में या फिर एक स्प्रेडशीट में ला सकते हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं, डाटा कंसोलिडेशन। ठीक है। In other words, the data consolidation function takes data from the series of worksheet and summarize it into a single worksheet। की मतलब सारी वर्कशीट से डाटा लेके समराइज करके एक सिंगल शीट में वो रख देना। तो ये होता है डाटा कंसोलिडेशन, पहला टॉपिक। अब इसके जो स्टेप्स है वो हमें नहीं करने, क्योंकि स्टेप्स वाले क्वेश्चन बेसिकली आते नहीं है। बट अगर कोई करना चाहता है तो इसके जो नोट्स हैं ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। यू कैन एक्सेस दोज। ठीक है, फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हो। बट हम सिर्फ बेसिक चीजें देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग सब टोटल्स। अब सब टोटल्स क्या होते हैं वो देखो। क्या होता है, आपके पास जैसे टेबल होता है, टेबल में कई सारे आपके कॉलम्स बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर है। जैसे कि एक जगह आपका फ्रूट नेम लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन से फ्रूट्स मंगवाए हैं, है ना। और उसके बाद उनका प्राइस क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, किस दिन मंगवाए थे, ऐसा ऐसा करके आपके पास कुछ टेबल है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपने मैंगो मंगवाए हों, दोबारा फिर से मैंगो मंगवाए हों, फिर दोबारा फिर से मैंगो मंगवाए हों, बीच में 2 बार गुआवा भी मंगवा लिए। तो मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं होता है ना, पूरा ऐसे ऐसे टेबल भरे रहते हैं और कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता कि हमने मैंगो कब कब मंगवाए हैं। हम अगर एक जगह इकट्ठा लिखा हो तब तो हमें मजा आ जाए कि अच्छा इस दिन हमने इतने मैंगोज मंगवाए, इतने प्राइस पे मंगवाए। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करने में वो डाटा, और कित टोटल करने में कि मैंगो हमने इस दिन इतनी क्वांटिटी में इतने प्राइस में मिलाए लेके आए, और टोटल तरीके से हम लिख दें उसको, तो वो होता है सब टोटल का काम, है ना। अब वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सब टोटल जो है वो टोटल करता है या फिर ऐड करता है डेटा को। ठीक है, अलग अलग डेटा को, और वो अरेंज करता है एक अरे में। अरे इन द सेंस कि एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जो हम मैनर चाहते हैं कि इस तरीके से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करें उस डेटा में, और टोटल हो जाए हर चीज का, तो वो होता है सब टोटल, है ना।
दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स विद लेबल। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंगो, गवावा, जैक फ्रूट ये सब लिखे हुए थे, उसके ऊपर लिखा हुआ था फ्रूट नेम, है ना। तो फ्रूट नेम वो लेबल जरूर होना चाहिए कॉलम्स के ऊपर, तभी सब टोटल जो है काम करेगा, ठीक है। और यूजिंग सब टोटल डायलॉग बॉक्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप से अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है ना। एंड देन चूज करना है हमें स्टैटिस्टिकल फंक्शन, कि हमें टोटल करवाना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है, मल्टीप्लीकेशन करवानी है, क्या करवाना है। तो ये सब टोटल का काम होता है। एक तो डाटा को अरेंज करना ऑर्गेनाइज तरीके में, दूसरा टोटल करना, मल्टीप्लीकेशन करना, डिवीजन करना, वो सब टोटल के अंडर आता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारी ग्रोसरी शॉप है, कभी तो हमने हार्पिक मंगवा लिए, कभी हमने चिप्स मंगा लिए, फिर दोबारा से हमने कुरकुरे मंगा लिए, फिर दोबारा चिप्स मंगा लिए, फिर हमने हार्पिक दोबारा मंगा लिया। तो हार्पिक कितनी बार मंगवाया है हमने, तो वो हमें डिटेल में लिखना है कि इस दिन आए हैं ये सब चीजें, और इतने प्राइस में, इतनी क्वांटिटी के साथ, और कितने आए हैं टोटल अमाउंट, तो वो सब टोटल का काम होता है, ओके। अब इसके स्टेप्स भी हम नहीं करते। अब हमें क्या करना है, व्हाट इफ सिनेरियोज। क्या होता है सिनेरियोज का, क्या मतलब होता है, जैसे देखो, अगर आपको मतलब बार बार कोई चीज अगर आपको करना पसंद नहीं है, तो आप सिनेरियोज का काम करते हो। जैसे कि अगर आपने लिखा कि किलोमीटर्स एंड मीटर्स, ठीक है। किलोमीटर जैसे एक है तो 1000 मीटर उसके अंदर होंगे, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। तो आप चाहते हो कि मेरे को बार बार ये मैथमेटिकल फंक्शंस ना लगाने पड़े, फॉर्मूले ना लगवाने पड़े, तो आप सिनेरियो बना लेते हो कि आप एक बार लिखोगे 5, तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मीटर में 5000 शो हो जाए। तो ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है कि व्हाट इफ अगर किलोमीटर 5 होंगे तो मीटर कितने होंगे। तो ये जो सिनेरियोज है ना, ये बनाए जा सकते हैं, और ये व्हाट इफ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर इफ 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर्स, what will be the meters in 5 किलोमीटर। तो उस what if क्वेश्चन के लिए आपके पास सिनेरियोज बनते हैं, और वो सिनेरियोज जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स में है, तो ये आपका सिनेरियो 1 हो गया। अगर किलोमीटर की वैल्यू बदलती है तो मीटर की अपने आप ही बदल जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका बेसिक थ्योरी थी। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। सिनेरियोज कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ईच सिनेरियो, हर सिनेरियो को हम नाम दे सकते हैं कि सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। उसको हम एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग चेंजेस भी हम कर सकते हैं, है ना। और आप जो है अलग अलग सिनेरियोज बना सकते हो नेविगेटर की हेल्प से, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, अगर आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन द इन्वेस्टमेंट, कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है और अलग अलग इंटरेस्ट रेट बदल रहा है। जैसे मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की, ठीक है। 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, और इंटरेस्ट रेट जो है कभी 0.12% हो रहा है, कभी 0.13% हो रहा है। तो आपका अमाउंट कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सिनेरियो बना सकते हो कि अगर प्रिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी वैल्यू बदलेगी, तो आपका अमाउंट भी है उसी हिसाब से बदलता रहेगा, व्हाट इफ क्वेश्चन, है ना। तो वो सब चीजें आप सिनेरियो को कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। You can add scenario for each interest rate and quickly view the result। इस टाइप से कैलकुलेटर ही लगा लो, कैलकुलेटर में आप कुछ भी वैल्यू लिखते हो तभी रिजल्ट आता है ना, तो उस सिनेरियो के बेसिस पे ही बना होता है ना। तो आप सिनेरियोज के स्टेप जो है वो प्रैक्टिकल्स में ही आते हैं। आपके बेसिक थ्योरी मैंने आपको बता दी कि सिनेरियोज होते क्या है, तो ये सब आपका प्रैक्टिकल वे में आएगा। अगला है हमारा गोल सी। गोल सी क्या होता है, तो यहाँ पर यूजुअली यू रन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट अ रिजल्ट। तो आप जो है एक फॉर्मूला रन करते हो रिजल्ट निकालने के लिए कि क्या रिजल्ट हो सकता है। जैसे मान लो
हमें लगता है कि हमारे सेमेस्टर 1 में इतने मार्क्स आ जाएँगे, हमारे पास वैल्यूज़ पहले से ही हैं। हमारे सेमेस्टर 2 में हमारे पास इतने मार्क्स आ जाएँगे ऑब्वियसली, और सेमेस्टर 3 का भी हमारे पास पता है कि हमारे इतने नंबर तो आ ही जाएँगे इन सब्जेक्ट्स में। लेकिन हमारे पास सेमेस्टर 4 का कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। वैल्यूज़ तो सारी हैं हमारे पास, लेकिन हमें सेमेस्टर 4 का पता नहीं चल रहा है कि कितने नंबर आ सकते हैं या फिर क्या रिज़ल्ट हो सकता है। तो जो आपका गोल है कि आपको सेमेस्टर 4 के मार्क्स का एक आइडिया जानना है कि वो कितना होगा, और वैल्यूज़ आपके पास पहले से ही हैं, तो आप गोल सीक बना सकते हो, ठीक है? आप अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो प्री डिफाइंड वैल्यूज से, वो भी स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है? तो ये होता है गोल सीक का काम कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि रिजल्ट क्या होगा और आपके पास वैल्यूज हैं पहले की, तो आप अपने गोल को जान सकते हो, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट को आप जान सकते हो कि वो क्या आने वाला है, ठीक है? So calculate the result based upon existing values by goal seek option under the tools menu help to find the values, और आपको वैसा रिजल्ट मिल सकता है जैसा आप चाहते हो, है ना? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को एक अच्छा सा कंपनी का आइडिया है कि कंपनी की इनकम कितनी है कितनी नहीं है। पहले 3 क्वार्टर्स का उनको पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चौथे क्वार्टर में उनकी कितनी इनकम या फिर कितना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उन्हें यह पता है कि पहले 3 क्वार्टर्स की उनकी कितनी कमाई हो चुकी है। तो वो अगर देखना चाहे कि क्वार्टर 3 में उनकी रफली कितना वो हो जाएगा कमाई टाइप की, तो क्या करेंगे, वो गोल सीक करेंगे स्प्रेडशीट में, है ना? और अपनी जो पहले की वैल्यूज हैं उनको गोल सीक ऑप्शन के हिसाब से वो अपना आंसर जो है क्वार्टर 4 का निकाल सकते हैं। ओके। अब सॉल्वर क्या होता है? सॉल्वर जो है गोल सीक का एक बहुत हाई लेवल का वर्जन होता है। ज़रूरी नहीं है कि गोल सीक्स में आपके पास बहुत मिनिमल वैल्यूज़ हो, आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा भी हो सकता है, और आप उसी कॉम्प्लेक्स डाटा का रिजल्ट पाना चाहते हो, तो आप सॉल्वर का यूज़ करते हो, ठीक है? तो इसी के साथ साथ हमारा सेशन नंबर 1 फिनिश होता है। सेशन नंबर 2 पे आते हैं, लिंक डेटा स्प्रेडशीट यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल्स। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे डाटा को और स्प्रेडशीट को आपस में लिंक कर सकते हैं, है ना? और बहुत सारे सेल्स को भी लिंक कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट हमें अलाउ करती है कि हम अलग अलग वर्कशीट के सेल को लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लो एक वर्कशीट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरी वर्कशीट में लिखा हुआ है एक सेल में लिखा हुआ है 6,000, ठीक है? तो आप चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ मैं, कि शीट नंबर 1 में आपके पास एक सेल में लिखा हुआ है, मान लो D3 सेल में लिखा हुआ है, शीट 1 D3 सेल में लिखा हुआ है कि आपके पास इंटरेस्ट, ठीक है? और ऐसे ही शीट नंबर 2 में आपके पास C3 सेल में लिखा हुआ है 6,000। अब आप चाहते हो कि ये जो शीट नंबर 2 का C3 सेल है 6,000, वो यहीं पर आ जाए E4 E3 सेल में, ठीक है? शीट नंबर 1 के E3 सेल में वो आ जाए, ये 6,000 जो अमाउंट है वो। तो आप ऐसे इस सेल को, इस शीट के इस सेल को फर्स्ट शीट के इस सेल में E3 सेल में लिंक कर सकते हो। तो ये भी एक फंक्शन है एडवांस स्प्रेडशीट में, ठीक है? तो वही चीज लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ इन दिस मैनर यू कैन क्रिएट फॉर्मूलाज यूजिंग अ कॉम्बिनेशन, हम जो है अपने खुद के फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला था नहीं कि शीट 1 का शीट 2 से हमें लिंक करना है ना? तो उसका हमने खुद ही फॉर्मूला बनाया है, ठीक है? तो हम खुद के फॉर्मूला बना सकते हैं लिंक्ड इन्फॉर्मेशन से। तो इससे क्या होता है, हम जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नई नई शीट्स, अगर मान लो हमारे पास शीट 1 है और हमें अचानक से ऐसा लगता है कि हमें नई शीट पे दूसरा काम करना है, तो आप नई शीट भी ऐड कर सकते हो, है ना? तो इससे कैसे करोगे, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना और उसके बाद शीट मेन्यू बार से शीट को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, कि आप एक शीट इंसर्ट करना चाहते हो। और एक ही मेथड आप याद कर सकते हो, या फिर आप टैब पर राइट क्लिक करके और सिलेक्ट इंसर्ट शीट को आप इंसर्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप शीट इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी शीट को रीनेम करना है तो आप क्या करोगे, वो शीट के ऊपर राइट क्लिक करो, रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम कर दो, एंटर कर दो, है ना?
राइट क्लिक वाला, या फिर डबल क्लिक कर दो एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, और उसके बाद दोबारा जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट का नाम है, जैसे शीट 1 लिखा होता है, उसके बाद उसके ऊपर डबल क्लिक कर दो तो आप शीट का नाम वहीं पे रीनेम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो। अब सेल रेफरेंस क्या होता है? सेल रेफरेंस का मतलब है रेफर्स टू अ सेल, की कोई भी एक सेल या फिर अलग अलग सेल्स जो हैं एक वर्कशीट में, उनकी जो रेंज है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। कैन बी यूज इन अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यूज। अब हम चाहें तो हम शीट 1 के जो सेल्स हैं और शीट 2 के जो सेल्स हैं उनसे एक फॉर्मूला बना सकते हैं और हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं इस तरीके से, है ना। रेफरेंसिंग अदर शीट, हम जो है दूसरी शीट्स को रेफरेंस भी कर सकते हैं, जैसे शीट 1 में शीट 2 का कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम रेफर भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर माउस की वजह से भी कर सकते हैं, जैसे कि देख लो, एक हमारे पास शीट थी, न्यू शीट, और उसमें C5 जो है सेल था, ठीक है, C5 सेल। तो इस C5 सेल को हमें शीट नंबर 1 के अंदर लेके जाना है, तो आप लिख सकते हो इज इक्वल टू, जैसे मान लो ये शीट नंबर 1 है, ठीक है, और एक दूसरी शीट है जिसका नाम है न्यू शीट, और उसमें C5 सेल में एक वर्ड लिखा हुआ है या फिर एक नंबर लिखा हुआ है 6000। अब आपको शीट 1 में 6000 लेके आना, तो आप क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू न्यू शीट, की न्यू शीट में हमारे पास एक सेल है जिसका नाम है C5 और उस सेल में लिखा हुआ है 6000। तो हम शीट 1 में ये वाला जो वैल्यू है न्यू शीट C5 सेल में, तो वो हम शीट नंबर 1 में लेके आ सकते हैं। तो हमने इज इक्वल टू का लगाया साइन और हमने लिख दिया कि भाई न्यू शीट में जो C5 सेल है जिसके अंदर 6000 लिखा हुआ है वो हमें शीट 1 में चाहिए, है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और शीट 1 में आपके डिजायर्ड सेल में वो 6000 अमाउंट जो आ गया। तो आप इस तरीके से माउस की हेल्प से भी कर सकते हो, कीबोर्ड की हेल्प से भी फॉर्मूलाज लगा के आप शीट को रेफरेंस कर सकते हो, है ना। अब हाइपरलिंक्स क्या हो सकती हैं, आप स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक्स को भी लगा सकते हो और उन हाइपरलिंक को क्लिक करके आप किसी प्री डिसाइड लोकेशन पे भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो हाइपरलिंक्स भी हो गई हैं। और उसके बाद हम एक्सटर्नल डाटा को भी लिंक कर सकते हैं। एक्सटर्नल डाटा को लिंक करना यानी कि जैसे HTML डॉक्यूमेंट होते हैं, HTML हम सीख के आए हैं ना, उसके अंदर टेबल्स होते हैं HTML के ऊपर, याद है मैंने आपको सिखाया था, टेबल, TH, TD, है ना, TR, ये सब मैंने आपको सिखाया था HTML में। तो अगर आपको टेबल्स जो है HTML डॉक्यूमेंट के आपको स्प्रेडशीट में लाने हैं तो आप वो भी लेके आ सकते हो, ठीक है। सो ये भी आपका आ सकता है। एक्सटर्नल डाटा को भी आप लेके आ सकते हो, रजिस्टर्ड डाटा सोर्स को भी आप लेके आ सकते हो। जैसे हम DBMS सीखते हैं, है ना, DBS में बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, अगर आपको वो डेटाबेस स्प्रेडशीट में लाना हो तो भी आप ला सकते हो। सबसे पहले आपको अपने सॉफ्टवेयर, जो भी आपका स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर जैसे कि openoffice.org, उसमें आपको सबसे पहले वो डाटा रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आप जो है अपनी स्प्रेडशीट में डाटाबेस को भी लेके आ सकते हो, ओके। अब आते हैं हम सेशन नंबर 3 पे, शेयरिंग वर्कशीट डाटा पे। अब इसमें क्या होता है, जो भी आपका वर्कशीट का डाटा है आप जो है अलग अलग इंसानों को शेयर कर सकते हो। मान लो जैसे मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन का वो लिया था, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो उसमें एक बार मैम ने क्या कहा कि मैं स्प्रेडशीट पे सीरियल नंबर डाल रही हूँ, आप सभी बच्चों को क्या करना है, अपने नाम लिखते जाने हैं और अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और आपके जो ग्रेड आए थे वो सब आपको मेंशन करना है। तो यानी कि टीचर जो है वो बाकी सारे बच्चों के साथ वो स्प्रेडशीट शेयर कर रही थी और सभी बच्चे जो है अपना अपना डिटेल्स भर के सेव के ऑप्शन पे प्रेस कर देते थे और वो सारा जो है टीचर जो थी उनके पास वो डाटा ऑटोमेटिकली आए जा रहा था। तो इस तरीके से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है कि एक स्प्रेडशीट जो है वो मल्टीपल यूजर्स के पास जा सकती है। यूजर्स जो है एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं उस स्प्रेडशीट में कोई भी डाटा को, और सेव मॉडिफाई अपने आप होता रहेगा क्योंकि उसकी लिंक शेयरिंग जो है वो ऑन है, ठीक है। सो वही चीज है यहाँ पर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अलाउ द यूजर टू शेयर द वर्कबुक और वर्कशीट, एंड यहाँ पर सेवरल यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। और उससे क्या होती है, हमारी जल्दी जल्दी डाटा एंट्री हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है और कोलैबोरेशन पर्पस के लिए बहुत ज्यादा आसान होती है, ठीक है। फिर कुछ स्टेप्स आते हैं इसके अंदर और स्टेप्स हमें देखने ही हैं। अगर हम स्प्रेडशीट को सेव कर लेते हैं तो क्या होता है, कभी कभी
वो जो स्प्रेडशीट होती है जो मेन यूजर के हाथ में होती है, उसके अंदर मॉडिफाई जो है डाटा हो सकता है, क्या वो डाटा सेव भी हो सकता है, एडिट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि उसकी जो लिंक शेयरिंग है वो सबके पास, सभी यूजर्स के पास है। सो दैट कैन हैपन, मॉडिफाई भी हो सकती है। जब आप उसको खोलोगे तो और मॉडिफिकेशंस भी उसमें हो सकते हैं, कुछ डिलीट भी हो सकता है, इस तरीके से, है ना। अच्छा, अब उसके बाद हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं चेंजेस को, कि किस बच्चे ने किस टाइम पे क्या क्या चीजें डाली हैं, ठीक है, और किसने डाली है, किस टाइम पे कौन सी इंफॉर्मेशन डाली है, किसने डिलीट करी हुई है, तो वो सारी चेंजेस भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। तो उसके फीचर्स भी यहाँ पर बताए हुए कि किस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, रिकॉर्ड फीचर्स, कैसे आप चेंजेस को व्यू कर सकते हो, है ना। तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं। कमेंट भी डाल सकते हो आप, कि अगर कोई भी बच्चा चेंज करता है किसी भी डेटा को दोबारा से एक बार डालने के बाद, तो आप कोई कमेंट, प्री डिफाइंड कमेंट भी आप शो कर सकते हो उस बच्चे के लिए जो कि चेंजेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एडिट भी कर सकते हो अपने कमेंट को, और आप चाहो तो चेंजेस को रद्द भी करवा सकते हो, कि नहीं, एक बच्चे ने एक बार जो आंसर दे दिया वो दे दिया, उसके बाद वो चेंजेस नहीं कर सकता अपने आंसर में, स्पेसिफिकली टेस्ट के लिए यूज होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और मर्जिंग वर्कशीट्स, आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो बहुत सारी वर्कशीट को, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया है। अच्छा, कंपेयर भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, है ना। अच्छा, अब एक छोटा सा चीज और रह गया है, सेशन 4, क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। अब ये मैक्रोज क्या होता है वो देखो। मैक्रो जो है सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है, की स्ट्रोक है, दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। कभी कभी क्या होता है कि आपको ना एक चीज बार बार करनी होती है स्प्रेडशीट में, आप चाहते हो यार मेरे को तो ये बार बार करना पड़ रहा है, और इसके लिए कोई फीचर भी नहीं है स्प्रेडशीट में, तो आप क्या कर सकते हो कि उस काम को ना पहले ही सेट कर लो, है ना। अपनी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर को बता दो कि मुझे इस चीज की जरूरत बार बार पड़ रही है, तो आप अपना खुद का एक कमांड बना सकते हो, सीक्वेंस ऑफ कमांड, कि मुझे इस चीज की बार बार जरूरत पड़ रही है, तो आप ऑलरेडी अपनी उस कमांड को सेव कर सकते हो, सीक्वेंस ऑफ कमांड को, है ना, और आप उसको बाद में यूज कर सकते हो। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क। मैक्रोज को आप यूजफुल है आपके लिए अगर आप अपने टास्क को रिपीट करवा रहे हो बार बार, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो हमें मतलब सेंटर में रहे, सेंटर्ड अलाइंड हो, ये वाला पार्ट इस फॉन्ट का हो, इस फॉन्ट साइज, इस फॉन्ट स्टाइल का हो, फॉन्ट कलर क्या होगा, और बोल्ड में है या नहीं, तो आप वो ऑलरेडी सीक्वेंस ऑफ कमांड सेट कर सकते हो, उसको आप मैक्रो कहते हो। और आप मैक्रो रिकॉर्डर यूज कर सकते हो, कि आप रिकॉर्डिंग करके दिखाओ अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को, कि मुझे ऐसे ही काम करना है अपने पूरे डॉक्यूमेंट में, विदाउट बार बार सेटिंग्स करें, ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग करके अपने स्प्रेडशीट में क्या कहते हैं, सेव कर सकते हो, और उससे आपका सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि इसको इसी फॉर्मेट में काम करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आप देख सकते हो, जैसे कि टूल्स, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज, उसके बाद एक स्टॉप रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होता है। और इसके एडवांटेजेस क्या है, कि आप अगर आपका रिपीटेटिव और रूटीन टास्क है तो आप ऑटोमेटिकली इसको कर सकते हो, और ये आपका प्रोसेस और टाइम जो है रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली फिनिश होता है, एंड आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे फॉलो करके डीएम कर लेना, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।